हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर के बारे में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ ऑडिट। आज हम आपको बताएंगे कि अंकेक्षण कितने प्रकार का होता है। देखिए, अंकेक्षण के प्रकार के विषय में अगर हम बात करें तो बहुत ढेर सारे टाइप्स आपको बताए जाएंगे। जब हम आपको बुक पढ़ाते थे वहां पे बताते थे। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम वही टॉपिक यहाँ पे लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में कुछ ऑडिट के नेम हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है कंटिन्यूअस ऑडिट। तो देखिए, पहले आपको जानना होगा सतत अंकेक्षण के बारे में। सतत अंकेक्षण क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके बारे में बताएंगे हम आपको यहाँ पे। उसके बाद बात करें अगर हम, तो आपका होता है पीरियोडिकल ऑडिट। पीरियोडिकल को एनुअल ऑडिट भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसी को हम फाइनल ऑडिट भी बोलते हैं। तो यहां पे हम ये भी जानेंगे कि हमारा फाइनल ऑडिट या पीरियोडिकल ऑडिट क्या होता है, जिसे हम कहते हैं अंतिम अंकेक्षण। क्लियर है? इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कॉस्ट ऑडिट क्या होता है। कॉस्ट ऑडिट के संबंध में, कॉस्ट ऑडिट के साथ साथ जानेंगे हम यहां पे मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में। इसके साथ ही साथ हम यहां पे ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि सोशल ऑडिट क्या होता है। सोशल ऑडिट के संबंध में, सोशल ऑडिट के साथ साथ बात करेंगे हम अपना यहां पे टैक्स ऑडिट के बारे में। इधर हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन पेपर हमने देखा है, वहां पे टैक्स ऑडिट के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो टैक्स ऑडिट के बारे में भी डीपली हम जानेंगे। टैक्स ऑडिट के साथ साथ जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है इंटरनल ऑडिट के बारे में। एक्सटर्नल ऑडिट, देखिए ये सारे जो ऑडिट हैं ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता है कि यहाँ पे जो क्लासेस चल रही है आपकी रिवीजन क्लासेस है, आपकी जो सिलेबस है वो रिवाइज कराया जा रहा है, क्योंकि फाइनल ईयर वालों के एग्जाम फिक्स होने ही है। अब भले ही आपकी डेट टल रही हो, जैसे 17 को प्रस्तावित था, जहां तक पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात करें अभी डेट चेंज हुई है। अब चूंकि 31 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा, तो जिन कारणों से कहीं ना कहीं आपका एग्जाम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया वापस, लेकिन एग्जाम होगा जरूर। तो देखिए, उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं ऑडिट टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में। तो देखिए, कंटिन्यूअस ऑडिट के बारे में अगर हम बात करें, जिसे हिंदी में कहते हैं सतत अंकेक्षण, कि सतत अंकेक्षण क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखिए, सतत अंकेक्षण की मीनिंग सिंपल सी होती है कि जब कभी भी कोई भी अंकेक्षण की प्रक्रिया आपकी फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होती है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक कंटिन्यू क्या होती है, चलती रहती है। तो इसी अंकेक्षण को हम क्या बोलते हैं? सतत अंकेक्षण बोलते हैं। जैसे इसको अच्छे से समझने के लिए पहले अंकेक्षण के बारे में जैसा आपको स्पष्ट किया गया था कि अंकेक्षण से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें व्यवसाय से संबंधित सभी लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है और जांच करने के पश्चात प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो वहां पे आपको यह बताया गया था कि जब अकाउंटिंग एंड होती है, यानी कि 31 मार्च के बाद, तब जाके कहीं ना कहीं ऑडिट स्टार्ट होता है। लेकिन कंटिन्यूअस ऑडिट में ऐसा नहीं है। देखिए, सतत अंकेक्षण से आशय एक ऐसे अंकेक्षण प्रक्रिया से है जहां पे वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से अंकेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक निरंतर चलती है। ऐसी प्रक्रिया कहीं पे अंकेक्षण को अंकेक्षण की दिखाई दे तो उसे क्या बोलेंगे? सतत अंकेक्षण या कंटिन्यूअस ऑडिट बोलेंगे। तो यहाँ पे माइंड में कीवर्ड याद रखना है कि कंटिन्यूअस ऑडिट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से स्टार्ट होती है और इसके एंड होने पे एंड होती है। क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम अपने पीरियोडिकल ऑडिट, एनुअल ऑडिट में, जिसे हम कहते हैं वार्षिक अंकेक्षण या अंतिम अंकेक्षण। तो ये वार्षिक अंकेक्षण या अंतिम अंकेक्षण का तात्पर्य क्या है? देखिए, वार्षिक अंकेक्षण
या अंतिम अंकेक्षण से तात्पर्य एक ऐसे अंकेक्षण प्रक्रिया से है जहां पे अंकेक्षण संबंधी कार्य वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की बात की जाती है। वित्तीय वर्ष समाप्त कब होता है? 31 मार्च को। और 31 मार्च के बाद अगर कोई ऑडिट की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनल ऑडिट, या फिर हम क्या बोलेंगे? एनुअल ऑडिट या पीरियोडिकल ऑडिट। क्लियर है? उसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए, नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट ऑडिट, लागत अंकेक्षण। तो लागत अंकेक्षण क्या होता है, किसे कहते हैं? देखिए, लागत अंकेक्षण से आशय एक ऐसी अंकेक्षण प्रक्रिया से है जहां पे लागत विवरण तथा लागत लेखांकन से संबंधित क्रियाविधि की जांच की जाती है। कहीं पे लागत लेखांकन या लागत विवरणों की जांच की जा रही है, उसे कौन सा अंकेक्षण कहते हैं? उसे कहते हैं लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। क्लियर है? कॉस्ट ऑडिट की बात अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, किसे कहते हैं? देखिए, मैनेजमेंट ऑडिट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट की मीनिंग आप सभी लोगों की क्लियर होगी। प्रबंध किसे कहते हैं? प्रबंध के बारे में जब आप पढ़ते हैं, जब प्रबंध के बारे में जानते हैं तो प्रबंध की कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। अगर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे आपका प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलिंग है, ठीक है, डायरेक्शन है। तो जो भी आपकी मैनेजमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हैं, अगर इनकी जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए तो इसे कौन सा अंकेक्षण बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रबंध अंकेक्षण। जब प्रबंध की दक्षता या प्रबंध के होने वाले कार्यों की जांच प्रारंभ कर दी जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रबंध अंकेक्षण कहते हैं। इसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट ऑडिट। क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद आता है सोशल ऑडिट। ठीक है, सोशल ऑडिट को अच्छे से ढंग से समझने के लिए पहले वो समझना होगा आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि हर एक कंपनी कहीं ना कहीं समाज में रन करती है, समाज में ही इसका उद्भव होता है, समाज में ही रहने वाले नागरिक इसका निर्माण करते हैं। तो ऐसी दशा में एक कंपनी जो चलती है उसकी डिपेंडेंसी समाज पे रहती है। तो समाज अगर कंपनी के लिए कुछ कर रहा है तो बदले में कंपनी की भी जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति। अब एक कंपनी की अपनी समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होगी? जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी क्या करती है? समाज को रोजगार मुहैया कराती है, लोगों की पर कैपिटा इनकम में वृद्धि करती है, साथ ही साथ उनको एक फेयर प्राइस पे वस्तुएं देती है। इसके साथ साथ अगर कंपनी की प्रॉफिट अच्छी आ रही है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका नेटवर्थ 2000 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसी दशा में कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 2% कम से कम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो कंपनी को अपनी 2%, अगर अच्छी कंपनी परफॉर्म कर रही है, उसका नेटवर्क 2000 से ज्यादा है, 2000 करोड़ से ज्यादा है, तो ऐसी दशा में कहीं ना कहीं उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे अपने टोटल प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ता है। अब जैसे 2% कहां पे खर्च हो सकती है? जैसे आपके जब कभी आप मार्केट में निकलते हैं तो कुछ चौराहों का सुंदरीकरण हुआ रहता है, तो चौराहों के सुंदरीकरण के काम में ये पैसे यूज में लाए जा सकते हैं। एक अच्छा पार्क बनाया जा सकता है। जो हाईवे है वहां पे साइड में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड, या जो गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ाई लिखाई के खर्च निर्वहन किए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका इंटरनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक होती है आपकी एक्सटर्नल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखिए, इंटरनल का मतलब होता है जब आपको अपने व्यवसाय के प्रति, जो आपके व्यवसाय में कार्य करने वाले लोग हैं उनके प्रति जो आपका दायित्व बनता है कि समय पे आप उनकी सैलरी पेमेंट कर दें, उनको बोनस देना, कोई भी ओकेजन आता है, होली, दिवाली, ईद, तो ऐसे समय पे उनको कपड़े गिफ्ट करना या उनकी वाइफ को ज्वेलरी गिफ्ट करना, कार गिफ्ट करना, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? इंटरनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आंतरिक सामाजिक उत्तरदायित्व। अगर हम एक्सटर्नल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो व्यवसाय से बाहर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निकल के आती है, जैसा हमने फॉर एग्जांपल ग्रुप में बताया आपको कि पार्क बनवाना, बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड, गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करना,
ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? एक्सटर्नल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखिए, जब इंटरनल या एक्सटर्नल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जांच प्रारंभ कर दी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सोशल ऑडिट। उसी को बोलते हैं सामाजिक अंकेक्षण। तो सामाजिक अंकेक्षण से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जहां पे किसी भी कंपनी या किसी भी व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व की जांच की जाती है कि वो अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का सही ढंग से निष्पादन कर रहा है भी या नहीं कर रहा है। अब इसके बाद आते हैं टैक्स ऑडिट पे। देखिए, जब हम बात करते हैं टैक्स ऑडिट, कर अंकेक्षण, देखिए टैक्स ऑडिट की बात कर ली, सोशल ऑडिट की बात करें, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, तो देखिए ये जो चार हैं आपके, ये न्यू ट्रेड्स ऑफ ऑडिट के पार्ट है। ये आपके अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियां, बिल्कुल नई चीजें हैं अंकेक्षण की दुनिया में। पहले ये चीजें नहीं थी, लेकिन पिछले आपके एक दशक से ये देखा गया है, किसी 2 दशक के अंदर, कि ये नए नए ऑडिट की फेज आए हैं। पहले कॉस्ट ऑडिट नहीं होती थी, मैनेजमेंट ऑडिट या सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट नहीं था, इवन टैक्स ऑडिट का नहीं था। इस तरीके से नए नए, जैसे अभी एनर्जी ऑडिट का कॉन्सेप्ट आ गया, ऐसे ढेर सारे ऑडिट के प्रकरण नए नए देखने को मिलेंगे। तो जो ऑडिट के नए नए प्रकरण आ रहे हैं, जिसको हम कहां पे काउंट करते हैं? न्यू ट्रेंड्स ऑफ ऑडिट में या रिसेंट ऑडिटिंग में, जो आपकी नवीन प्रक्रिया है ऑडिटिंग की। तो देखिए, जहां तक टैक्स ऑडिट का सवाल है, कर अंकेक्षण किसे कहते हैं? तो देखिए, कर अंकेक्षण से आशय अंकेक्षण के उस भाग से है जहां पे आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट, जो कि आपका 1961 है, इनकम टैक्स एक्ट की बात करें, 1961 में बताए गए जो भी डिडक्शन है एंड एग्जेम्पशन, दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका डिडक्शन, एक होता है एग्जेम्पशन। डिडक्शन को बोलते हैं कटौती, एग्जेम्पशन का अर्थ होता है कि छूट। तो जो भी कटौती या छूट के कॉन्सेप्ट बताए गए, सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग की जा रही है या नहीं की जा रही है। जब इसकी जांच होती है, किसी को हम बोलते हैं टैक्स ऑडिट, कर अंकेक्षण। तो कर अंकेक्षण से आशय अंकेक्षण के उस भाग से है जहां पे आपके अंकेक्षण अधिनियम 1961 में दिए गए सभी कटौती और छूट से संबंधित प्रावधान की जांच की जाती है। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं इंटरनल ऑडिट, जिसे कहते हैं आंतरिक अंकेक्षण। तो देखिए, आंतरिक अंकेक्षण से आशय अंकेक्षण के उस भाग से है जहां पे व्यवसाय से संबंधित ही कोई अनुभवी व्यक्ति अंकेक्षण संबंधी कार्यों को करता है। देखिए, अगर किसी भी व्यवसाय में व्यवसाय का ही कोई व्यक्ति अंकेक्षण संबंधी कार्य को कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति आकर, कोई इंडिपेंडेंट या कोई एक्सटर्नल पर्सन आकर के हमारे व्यवसाय में ऑडिट का काम करता है तो उसे हम कौन सी ऑडिट बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑडिट। उसे हम बोलेंगे बाह्य अंकेक्षण। तो देखिए, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इंटरनल में आपको क्या ध्यान रखना है कि इंटरनल जो ऑडिट होती है वहां पे संस्था से संबंधित ही कोई अनुभवी व्यक्ति क्या करता है? संस्था के अंकेक्षण संबंधी कार्यों को करता है। और दूसरी तरफ अगर हम एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें तो बाह्य अंकेक्षण से आशय अंकेक्षण के उस भाग से है जहां पे अंकेक्षण संबंधी कार्यों को करने के लिए एक स्वतंत्र व्यक्ति को संस्था में बुलाया जाता है, एक पेशेवर व्यक्ति को अंकेक्षण संबंधी कार्यों के लिए बुलाया जाता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ऑडिट। क्लियर है? तो यहां पर मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट के संबंध में बताया। देखिए, यहाँ पे जैसे इंटरिम ऑडिट होती है, टाइप्स ऑफ ऑडिट में एक ऑडिट भी है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट का मतलब क्या होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर के मिड में कभी अंकेक्षण संबंधी कार्य करा लिया है, अगर आपके स्टार्ट 1 अप्रैल से हो रहा है, 31 मार्च तक कंटिन्यू चल रहा है तो कंटिन्यूअस ऑडिट। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च के मिड में कभी ऑडिट करा लीजिए आवश्यकता पड़ने पे। देखिए, इंटरिम ऑडिट बेसिकली उसका जो पर्पस होता है वो होता है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है? तो संस्था में जो भी लोग हैं, जो भी डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड लेना चाहते हैं, उस परिप्रेक्ष्य से कहीं ना कहीं इंटरिम ऑडिट कराई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि अंतरिम अंकेक्षण से आशय अंकेक्षण के उस भाग से है जहां पे वित्तीय वर्ष के मध्य में अंकेक्षण कराया जाता है। क्लियर है? तो ऐसे विभिन्न प्रकार के टाइप्स ऑफ ऑडिट में आपको पार्ट मिलेंगे। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे उसको हमने यहाँ पे बताया।
अब देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में कंटिन्यू आते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं लगभग सभी आते हैं, तो सबको 1 बाय 1 करके डिटेल में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।